कहा जाता है कि परमाणु ऊर्जा दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीकों में से एक है और इसके साथ साथ दुनिया की सबसे विनाशकारी तकनीकों में से एक। तो अब इसके बीच में बैलेंस बिठाना बहुत जरूरी है और भारत सरकार इसी बैलेंस को बनाने का प्रयास कर रही है, जहां पर हमारा टारगेट ये है कि हमारा जो एनर्जी मिक्स होगा उसमें परमाणु ऊर्जा की भी एक बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका होने वाली है। तो आज इसी वीडियो में इस पूरे टॉपिक पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि जो पूरी खबर है ये खबर चर्चा में आई क्यों है। तो ये खबर अगर आप देखें तो हमारी एक अथॉरिटी है जिसका नाम है CEA यानी कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से अनाउंस किया गया है कि भारत सरकार ने भारत में परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा का हमारा जो टारगेट है, कितना टारगेट है उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। तो परमाणु ऊर्जा का हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए सरकार की तरफ से एक रोड मैप तैयार किया गया है, सरकार की तरफ से एक रिफॉर्म रोड मैप तैयार किया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि विस्तृत रोड मैप सरकार ने तैयार किया है जहां पर हम परमाणु ऊर्जा के टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत सारे सुधार किए जाएंगे जिसमें आपका विधायी सुधार भी शामिल है। विधायी सुधार का मतलब यह है कि सरकार कानून के माध्यम से, कानून बना करके भी सरकार जो है बड़े चेंजेस ला सकती है। तो ये एक बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर हमको देखने को करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हमने देखा कि खबर चर्चा में क्यों आई है। अब हमारे एक परमाणु ऊर्जा टारगेट की बात की गई थी, तो वो टारगेट है क्या और वो टारगेट हमारे एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम में वो टारगेट सीधे एक एमसीक्यू क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो ये हमको पता होना चाहिए। फिलहाल टारगेट को जानने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में हमारी क्या सिचुएशन है। वर्तमान समय में अगर आप देखें, हम परमाणु ऊर्जा के माध्यम से लगभग 8.8 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न कर पाते हैं। कितनी कर पाते हैं? परमाणु ऊर्जा के माध्यम से हम वर्तमान समय में लगभग 8.8 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न कर पाते हैं और हमारा टारगेट ये है कि 2047 तक, टारगेट क्या है 2047 तक हमको अपने परमाणु ऊर्जा को, जो कि वर्तमान समय में 8.8 गीगावाट है, इसको बढ़ा करके 100 गीगावाट करना है। टारगेट क्या है? ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट आपको पता होना चाहिए, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 100 गीगावाट का टारगेट हमने अपने लिए डिसाइड किया है। कब तक के लिए? 2047 तक के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा परिवर्तन रणनीति जो है, यानी कि हमारी जो एनर्जी ट्रांजिशन पॉलिसी जो है, एनर्जी ट्रांजिशन पॉलिसी जो है, उसका हिस्सा आप इसको मान सकते हैं, उसका हिस्सा आप इसको मान सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे और परमाणु ऊर्जा की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखें रिन्यूएबल सोर्सेज की अगर आप बात करें तो रिन्यूएबल सोर्सेज में आपको कौन कौन से मिलेंगे? आपको सोलर एनर्जी देखने को मिलेगी, आपको विंड एनर्जी देखने को मिलेगी, आपको जियोथर्मल एनर्जी देखने को मिलेगी। तो जियोथर्मल एनर्जी तो अभी इतने बड़े लेवल पर हम उत्पादित भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप देखें, दो जो सबसे बड़ा उत्पादन हम करते हैं, एक सोलर का एक विंड का, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? ये इंटरमिटेंट सोर्सेज होते हैं। क्या सोर्सेज होते हैं? ये इंटरमिटेंट सोर्सेज होते हैं, यानी कि एक समय पर आपको प्राप्त होते हैं। जब सूरज की रोशनी ज्यादा होगी, जब सूरज की ऊर्जा ज्यादा होगी तो ज्यादा सोलर एनर्जी आप उत्पन्न कर पाएंगे। जब हवा ज्यादा होगी तो आप ज्यादा विंड एनर्जी उत्पन्न कर पाएंगे। लेकिन तब क्या होगा? जब हवा ज्यादा नहीं है तो विंड एनर्जी कम उत्पन्न होगी। लेकिन उस समय अगर हमको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हुई तब हम क्या करेंगे? और उस समय क्या होगा? जब सूरज की रोशनी नहीं है, यानी कि सर्दियां हैं या रात का समय है, लेकिन ऊर्जा की जरूरत ज्यादा है, आपको ज्यादा बिजली की जरूरत है, तो आपके सामने तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये क्या है? ये आपके इंटरमिटेंट सोर्सेज हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो परमाणु ऊर्जा होती है, परमाणु ऊर्जा को एक विश्वसनीय और स्थिर बेसलोड ऊर्जा स्रोत माना जाता है। यानी कि आप परमाणु ऊर्जा के माध्यम से जितनी चाहे उतनी बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, जब चाहे तब बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसी कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं है, कोई लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है। तो आसानी से आप ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं इनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसके माध्यम से? परमाणु ऊर्जा के माध्यम से। ये एक ऐसा स्रोत है जो कि कई साल, कई वर्षों तक लगातार बिना रुके काम कर सकता है, बिना रुके ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और उचित प्रबंधन के माध्यम से इसे सबसे सुरक्षित ऊर्जा उत्पादन तरीकों में से एक माना जाता है, सबसे सेफ तरीकों में से एक माना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर परमाणु ऊर्जा के बारे में हमारे सामने निकल करके आता है। अब तक के प्रयासों की अगर आप बात करें कि सरकार ने भारत में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अब तक क्या क्या प्रयास किए हैं, इसमें आपको याद होगा सबसे पहले शांति बिल आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर कभी भी भारत में परमाणु ऊर्जा को लेकर के बात होगी तो इसमें आपके दिमाग में सबसे पहली जो चीज आनी चाहिए वो शांति बिल होना चाहिए, शांति एक्ट होना चाहिए। अब तो एक्ट बन गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल है क्योंकि इसने भारत के बहुत पुराना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया है। तो शांति बिल, शांति एक्ट हमने यहाँ पर पेश किया है। इस दिशा में सब पे इंपॉर्टेंट प्रगति आप यहाँ पर कह सकते हैं। इस ढांचे को प्रभावी बनाने के लिए नियम सरकार बना रही है, प्रक्रियाएं और दिशा निर्देश सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे हैं ताकि शांति बिल जो है
इसको जल्द शांति एक्ट जो है, माफ कीजिएगा, उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके अलावा सरकार वित्तीय प्रवाह पर भी काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट है उसमें फाइनेंशियल फ्लो भी लगातार होता रहे, ताकि आपके जो नीतिगत इंप्लीमेंटेशन है, जो पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन है, वो भी प्रभावी ढंग से हम कर पाए। इसके अलावा निजी क्षेत्र की भागीदारी, अगर आप देखें जो शांति बिल है उसके माध्यम से भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने की भी बात की गई है, निजी क्षेत्र को जो है ओपन करने की बात की गई है। अब तक भारत का जो परमाणु क्षेत्र है उसमें केवल सरकारी कंपनियों का, केवल जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनका दबदबा रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर आपको देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी जो है परमाणु क्षेत्र में नहीं होता है। तो अब सरकार ने परमाणु क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया है, केवल कुछ ही सेगमेंट जो है वो सरकार के लिए एलोकेट किए गए हैं, बाकी सारे सेगमेंट आपके परमाणु जो क्षेत्र के हैं वो हमारी प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिए हैं। और प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने का मतलब ये है कि अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पर आपको देखने को मिलेगा और ज्यादा बेहतर इनोवेशन अब वहां पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो उन पर भी हम एक बार बात कर लेते हैं कि आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं। ये तस्वीर में अगर आप देख रहे हैं, इसको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहा जाता है। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर अगर आप देखें, इसमें 3 शब्द आपको मिलेंगे। कौन कौन से 3 शब्द हैं? एक शब्द है स्मॉल, एक शब्द है मॉड्यूलर और दूसरा शब्द है रिएक्टर। तीनों के मतलब हमको पता होने चाहिए। सबसे पहले स्मॉल की अगर आप बात करें तो इसको मुख्य तौर पर आपका 20 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की कैपेसिटी के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि स्मॉल होने का क्या मतलब है। स्मॉल होने का मतलब ये है कि इसको 20 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की कैपेसिटी के लिए डिजाइन किया गया है। मॉड्यूलर होने का क्या मतलब है? मॉड्यूलर होने का मतलब यह है कि इसके पार्ट्स को बनाया जाता है और पार्ट्स को बनाने के बाद इसको जो है कहीं पर भी असेंबल किया जा सकता है, कहीं पर भी आप इसको असेंबल कर सकते हैं। तो असेंबली इसकी बहुत आसान हो जाती है। आपने इसके पार्ट्स बनाए, उसके बाद आप पार्ट्स को ले जाकर के आपस में कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद ही काम करना शुरू कर देगा। तो ये मॉड्यूलर होने का मतलब है। और रिएक्टर होने का मतलब ये है कि इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है। क्या होता है? इसमें न्यूक्लियर फिजन आपको देखने को मिलता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमको पता होने चाहिए। किसके बारे में? आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में। बाकी इसमें सारी चीजें सेम होती हैं। इसमें कोर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर कोर है, कंट्रोल रॉड्स आपको देखने को मिलती हैं, स्टीम इंजन आपको देखने को मिलता है, कूलेंट पंप है, प्रेशराइजर है। तो सारी चीजें इसमें आपको सेम जो आपका कन्वेंशनल रिएक्टर होता है वही होती हैं, बस छोटे आकार में होती हैं, आकार थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है, भारत में परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, भारत 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। ऑप्शन बी, भारत में वर्तमान समय में परमाणु ऊर्जा की क्षमता लगभग 8.8 गीगावाट है। ऑप्शन सी है, भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कई निजी कंपनियों को पहले ही व्यापक प्रभुत्व है। और ऑप्शन डी है, परमाणु ऊर्जा को एक विश्वसनीय और स्थिर बेसलोड ऊर्जा स्रोत माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।